नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हो गए एमपीजीएस के टेस्ट नंबर 4 के साथ। आप जानते हैं मध्य प्रदेश जीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जो रात 9 बजे प्रत्येक दिन हमारे महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी के चैनल पर आपको दिखती है। और मध्य प्रदेश सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपी रेंजर हो या फिर एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट हो, कोर्ट हो, सभी परीक्षाओं के लिए एमपी जरूरी होता है। क्योंकि एमपी की परीक्षाओं में यानी कि मध्य प्रदेश की जितनी परीक्षा होती हैं उसमें एमपी की अगर बात करें तो 30 से 35% ये मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। तो हम चौथे पेपर के साथ में आज फिर से हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम बोई जाती है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में अफीम बोई जाती है। इस क्षेत्र में नीमच है, मंदसौर है, यानी कि नीमच मंदसौर में अफीम बोई जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जिसका नाम है मंदसौर। दूसरा, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये इसका नाम है अब अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो कॉलेज है ये हमारे ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल में बनी थी। इनके साथ में गुप्त काल में बाघ की गुफाएं भी बनी थी और बाघ की गुफाएं धार जिले में है, ये धार जिला है। और उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। कहाँ पर है दोस्तों? विदिशा में। चलिए, और एक गुफाएं और हैं जिनको कहते हैं भीम बेटका की गुफाएं। भीम बेटिका की गुफाएं, ये है रायसेन। कहाँ पर है दोस्तों? रायसेन में। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो झाबुआ में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? झाबुआ में मिलता है। कहाँ मिलता है? झाबुआ में। इनमें से अगला क्वेश्चन देखें। इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? तो झील आप जानते हैं, जब भी आप राजधानी जाएंगे, राजधानी, और राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। भोपाल जाएंगे तो आपको एक बड़ी झील नजर आएगी और बड़ी झील के किनारे एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसको कहते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें सर्प उद्यान है, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, यानी कि सर्पों का एक पार्क है। तो विभिन्न तरीके के यानी विभिन्न प्रकारों के सर्प जो मिलेंगे वो यहाँ मिलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला देखिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र को बिंद कगार कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो क्षेत्र है रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर बिंद कगारी प्रदेश है और ये ऐसे बिंद पर्वत फैला हुआ है और यहाँ से ऐसे नर्मदा नदी जाती है और इसके दक्षिण में सतपुड़ा है। तो बिंद कगारी प्रदेश है यहाँ पर, और यहाँ पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो जलप्रपातों का निर्माण हुआ है वो इसी बिंद कगारी प्रदेश में हुआ है।
रीवा पन्ना में हुआ है, रीवा पन्ना सतना में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नया। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का रीवा पन्ना का पटान। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कि जब दुनिया एक साथ थी, यानी कि सभी महाद्वीप कनेक्ट थे, तो इसको पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया। और इसके चारों ओर एक वृद्ध महासागर था जिसको पैंथालासा कहा जाता था, पैंथालासा। धीरे धीरे ये भूभाग टूटे और 2 भागों में टूट गया, ऐसे टूट गया। ऊपर का भाग कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे का जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। कौन सा कहलाया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो इसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें आता है, आता था गोंडवाना लैंड। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो हिस्सा है वो किसका है? वो गोंडवाना लैंड का है। और प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का है तो मध्य प्रदेश भी उसी का हिस्सा है, इसलिए मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवा क्वेश्चन देखिए। मंदसौर शहर, कौन सा शहर दोस्तों? मंदसौर। ये मंदसौर नहीं है, मंदसौर शहर है। यहाँ पर रा है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ये रा है। मंदसौर शहर निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो मंदसौर देखिए यहाँ आता है, और आप जानते हैं कि ये मध्य भारत का पठार ऐसे जाता है, जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है, ये है मालवा का पठार, और ये है रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है, नीचे सतपुड़ा है, और इधर है बघेलखंड का पठार यानी कि पूर्वी पठार। तो मंदसौर जिसमें आ जाएगा, तो बुंदेलखंड यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा, तो बुंदेलखंड गलत हो गया। दूसरा बैनगंगा घाटी, तो बैनगंगा इधर बहती है, यहाँ से सिवनी से निकलती है, बालाघाट दक्षिण की ओर जाती है बैनगंगा, तो ये भी गलत हो गया। और सतपुड़ा क्षेत्र यहाँ है, तो मंदसौर कहाँ पर है दोस्तों? मंदसौर मालवा में हो गया। इसका सही आंसर है मालवा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? उपयुक्त है, ये प्रयुक्त नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त है। यानी कि कपास की खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है। इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं चेरनोजम। क्या कहा जाता है? चेरनोजम भी कहा जाता है दोस्तों। तो चेरनोजम या रेगुर मिट्टी इसे कहा जाता है। इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी गिरने पर चिपचिपी चिकनी हो जाती है, और जब भी सूखा पड़ता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको सेल्फ जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होती है, जो ज्वालामुखी की क्रिया से बनती है। चलिए अगर हम बात करें तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मालवा का पठार पूरा काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। सतपुड़ा, नर्मदा सोन घाटी, इसमें भी काली मिट्टी आपको मिलेगी। देखिए नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जानी जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लो भारत है। भारत में जब मानसून आते हैं तो इस दिशा से आते हैं, ये उत्तर है,
ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। कोई भी मैप देखने का अच्छा तरीका यही होता है, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर हमेशा ऊपर होता है, इसलिए एन बना हुआ है, देखिए आप एन बना हुआ है यहाँ पर, तो उत्तर हमेशा एन ऊपर होगा, दक्षिण हमेशा नीचे होगा और राइट हैंड पर होगा ईस्ट इधर और वेस्ट, लेफ्ट हैंड पर होगा वेस्ट। तो मध्य प्रदेश में यानी कि भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम से आता है, और कभी भी आप कोई भी दिशा बोलेंगे तो वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पहले बोलेंगे, उसके बाद में बाकी की दिशाएं आती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से बरसात होगी। तो मध्य प्रदेश भी भारत में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश में भी कौन से मानसून से बरसात होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक मात्रा में बरसात होती है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बरसात जो होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण मंदसौर जिले में हुआ और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध है, इंदौर से ये नदी निकलती है, इसको कहते हैं चंबल, और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है बेटा? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो लंबाई है 965 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 965 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, क्योंकि सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, जो जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है, मिट्टी का कटाव करती है, मृदा अपरदन करती है, और मृदा अपरदन जो करती है नर्मदा नदी वो सबसे ज्यादा उत्तरी क्षेत्र में करती है मध्य प्रदेश के। अब मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है ये, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर में ये ज्यादा मात्रा में करती है, और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है राजस्थान के साथ। तो राजस्थान के साथ में चंबल नदी मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ऐसे बनाती है दोस्तों, ऐसे। और ये नदी इंदौर के जानापाव पहाड़ी से निकलकर ये ऐसे ऐसे बहते हुए और ये यमुना मिल जाती है इटावा के निकट। इसकी अगर बात करें तो इंदौर में इस नदी पर पाताल पानी जलप्रपात बना है। अगर मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में इस नदी पर जो जलप्रपात बना है उसको कहते हैं चूलिया जलप्रपात। कौन सा है बेटा? चूलिया जलप्रपात है। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर मंदसौर में गांधी सागर बांध है, राजस्थान में महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चलिए देखिए 13वां नंबर। 13वां नंबर की बात करें तो 13वां नंबर जो है इसका देखें हम लोग, तो इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो ये क्वेश्चन अभी अभी बताया है, तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है दूसरी। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 965 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा सड़क पुल नदी पर है, तो ये तवा नदी पर है दोस्तों। कहाँ पर है? तवा नदी पर है। और तवा नदी पर एक मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बनाया गया, जिसे तवा बांध कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध माना जाता है, और तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी भी मानी जाती है। और जहाँ पर ये मिलती है यानी कि खंडवा में मिलती है, वहाँ पर नर्मदा से मिलती है खंडवा में, और वहाँ पर ये मंधार जलप्रपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? मंधार जलप्रपात बनाती है दोनों नदियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो कौन सी नदी नहीं मिलती दोस्तों चंबल में? तो देखिए सबसे पहले पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी जो है वो सीहोर से निकलती है, सीहोर के आष्टा से, और ऐसे जाके चंबल में मिल जाती है।
कहाँ मिल जाती है? राजस्थान में। किस में मिल जाती है? चंबल में। और उत्तर की ओर बहती है। किस दिशा में बह रही है दोस्तों? मैंने आपको बताया इधर क्या है? उत्तर है, उत्तर की ओर बह रही है। दूसरी जो नदी है काली सिंध, काली सिंध देवास से निकलती है और ये भी चंबल में मिल जाती है। क्षिप्रा इंदौर से निकलती है, इंदौर की काफी बड़ी पहाड़ी से, ये भी चंबल में मिल जाती है। लेकिन वर्धा नदी बैतूल से निकलती है और बैतूल से दक्षिण की ओर बहती हुई ये गोदावरी की सहायक नदी बनती है। इधर से सिवनी से आ जाती है बेनगंगा, और ये दोनों मिलकर जब दोनों जहाँ मिल जाती है उस वहां से ये प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। प्राणहिता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्राणहिता। चलिए, प्राणहिता कहलाती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो आप जानते हैं सफेद बाघों के लिए जो जिला जाना जाता है उसका नाम है रीवा। कौन सा है? रीवा। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र में आएगा बघेलखंड का पठार। कौन सा है दोस्तों? बघेलखंड। बघेलखंड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बघेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड यहाँ है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा मालवा इधर है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा निमाड़, ये कहलाता है खंडवा खरगोन बुरहानपुर वाला क्षेत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये बघेलखंड का क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल नेशनल पार्क, वो डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई और इसका प्रसिद्ध जो स्थान है उसका नाम है घुघुवा। घुघुवा। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 किलोमीटर, 27 है या 24 है, ऐसा ही कुछ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा मंडला में है, कानाकेसरी जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम। अब आप जानते हैं कि सागौन के जो वृक्ष होते हैं, सागौन के वृक्ष, उनसे उत्कृष्ट इमारती लकड़ी बनाई जाती है। सागौन। कौन से दोस्तों? सागौन। देखिए सागौन के जो वृक्ष हैं उनसे इमारती लकड़ी बनाई जाती है। और होशंगाबाद की यानी कि नर्मदापुरम की बोरी घाटी सागौन के लिए जानी जाती है, सागौन के वृक्षों के लिए जानी जाती है। इससे इमारती लकड़ी बनाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये है टिक्टोना ग्रांडिस। टिक्टोना ग्रांडिस नाम है। टिक्टोना ग्रांडिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके साथ में एक साल और वृक्ष होता है जो मजबूत होता है, इससे रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा। चलिए दोस्तों, साल के वृक्ष जिससे बनाए जाते हैं रेलवे के स्लीपर, और ये हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें, सबसे ज़्यादा एक कहें कि इनका जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस जिले में अचानकमार अभ्यारण्य
अचानकमार अभ्यारण्य स्थित है? तो अचानकमार अभ्यारण्य अनूपपुर जिले में है। कहाँ पर है दोस्तों? अनूपपुर जिले में है। और 2005 में इसकी स्थापना की गई। हमारे मध्य प्रदेश में ये अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी 2005 में स्थापना की गई। और यहाँ पर अभ्यारण्य भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में 3 है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक है पचमढ़ी होशंगाबाद 1999 में, दूसरा अचानकमार अमरकंटक 2005 और एक है पन्ना 2011। अगला देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक स्थित है? तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश के, आप जानते हैं कि जो हमारा नर्मदापुरम है वहां से टंगस्टन प्राप्त होता है। तो होशंगाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। देखिए दोस्तों, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में बॉक्साइट, तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं तांबा सबसे अधिक कहाँ मिलता है दोस्तों? तांबा मिलता है मलाज खंड की खदान। मलाज खंड की खदान कहाँ पर है? बालाघाट। कहाँ पर है दोस्तों? बालाघाट। चलिए, तो बालाघाट इन तीनों के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि बॉक्साइट और डोलोमाइट भी यहाँ से प्राप्त होता है। कौन सा जिला चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो चूना नगरी हमारे दोस्तों कटनी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चूना इसी क्षेत्र में मिलता है, कटनी, पन्ना, सतना इस क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चूना मिलता है, इसलिए सीमेंट उद्योग भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकसित हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर चूना मिलता है वहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार है। तो मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा भंडार किसका है दोस्तों? तो ये है डोलोमाइट का। किसका है? डोलोमाइट का है। डोलोमाइट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डोलोमाइट। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों 4 टर्म होती हैं। एक होता है परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत, तीसरा होता है नवीकरणीय और चौथा होता है अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय। इन चारों टर्म्स को समझ लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में ये आता है। परंपरागत का मतलब होता है कि जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन, उनको परंपरागत कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जो हम 100-150 साल से लगातार उपयोग कर रहे हैं औद्योगिक स्तर पर, उसको परंपरागत कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जल विद्युत, ये सभी परंपरागत में आए हैं। लेकिन गैर परंपरागत भी कहलाएंगे, जिनको हम हाल फिलहाल शुरू करे हैं। हाल फिलहाल ये औद्योगिक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर उपयोग किए जा रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। हमारी भूतापीय ऊर्जा के अलावा गोबर गैस है, और साथ में अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा है। तो ये सभी गैर परंपरागत में आ जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनको हम कभी, इनका मतलब है कि ये कभी खत्म ना हो। जैसे ऐसे ऊर्जा संसाधन जो कभी खत्म ना हो, जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी तो नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, नवीकरणीय है। और बात करें तो भूतापीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, तो ये नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है। तो ये सभी, और जल विद्युत नवीकरणीय।
जल विद्युत नवीकरणीय, लेकिन पेट्रोल, कोयला, डीजल, केरोसिन, गैस, इसका एक निश्चित भंडार है और एक समय के बाद ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए अनवीकरणीय संसाधनों में इनको गिना जाता है। किसमें गिना जाता है दोस्तों? अनवीकरणीय संसाधनों में इसको गिना जाता है। चलिए, तो समझ आ गया आपको? तो हम इसका आंसर लगाते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत का मतलब है जो लंबे समय से उपयोग हो रहे हैं। तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन सौर ऊर्जा को अभी हाल फिलहाल हमने बड़े स्तर पर काम प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल यानी कि मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट जिसको कहते हैं, डेट्रॉइट एक अमेरिका का शहर है जहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग विकसित हुआ, बहुत ज़्यादा फैला, इसलिए मध्य प्रदेश में भी पीतमपुर धार जिले में है, वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल उद्योग फैला, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट हम कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, 26 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखिए 27 में, मध्य प्रदेश में कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको दिख रहा है। गुजरी महल किसने बनवाया था? इसकी एक कहानी है। राजा मानसिंह तोमर थे जो ग्वालियर के किले पर राज कर रहे थे, ग्वालियर पर। वो एक बार शिकार खेलने गए और शिकार खेलते हुए एक पास में बेहट गांव है, वहां पर उनको एक गुर्जर की लड़की मिली। गुर्जर की लड़की थी, इसके नैन जो थे मृग के समान थे, इसलिए उन्होंने उसको मृगनैनी कहा और मृगनैनी से विवाह का प्रस्ताव रखा कि हमें आपसे विवाह करना है। मृगनैनी ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी, किंतु मैं अपने गांव का ही पानी पीऊंगी। राजा ने कहा बिल्कुल, आपके लिए आपके गांव का पानी लेके आएंगे। मृगनैनी ग्वालियर आई और उनके लिए राजा मानसिंह तोमर ने एक महल बनवाया जिसे गुजरी महल या मृगनैनी महल के नाम से भी जाना जाता है। मृगनैनी महल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? राजा मानसिंह। ठीक। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। श्रीधर विष्णु बाकड़कर इन्होंने 1957-58 में इसकी खोज की थी और ये रायसेन जिले में है। किस जिले में है दोस्तों? रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में है। यहाँ पर ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2003 में। सबसे पहले खजुराहो को शामिल किया गया 1986 में। अगर पूरे भारत की बात करें तो नीलगिरी क्षेत्र को सबसे पहले शामिल किया गया था और 1986 में इसको खजुराहो को शामिल किया गया। 2003 में भीमबेटका की गुफाएं और 2003 से पहले यानी कि 1989 में सांची का स्तूप जो रायसेन में ही है इसको शामिल किया गया था। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? अब्दुल्लागंज रायसेन। कहाँ है दोस्तों? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मांडू में 2 लोग थे। एक नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था यहाँ के राजा का? बाज बहादुर। और
रानी थी रानी रूपमती। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती ये दोनों ही संगीत प्रेमी थे और संगीत गाते थे। इन पर अकबर ने हमला किया और हमला करने के बाद बाज बहादुर को बंदी बना लिया। रानी ने आत्महत्या कर ली, रानी रूपमती ने। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों की समाधि राजगढ़ में स्थित है, किंतु रानी रूपमती महल जहां पर स्थित है वो है मांडू धार के किले में, मांडू। चलिए, और मांडू को महलों का शहर भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो खजुराहो के मंदिर कब बने थे दोस्तों? 1986 में इनको शामिल किया गया था। खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था। कब बनवाया था? 9वीं से 11वीं शताब्दी। इसलिए इसको स्थापत्य कला की राजधानी भी कहा जाता है खजुराहो के मंदिरों को। साथ में खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है दक्षिणी समूह, एक है पश्चिमी समूह और एक है पूर्वी समूह, यानी कि उत्तरी समूह नहीं है। ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है खजुराहो के मंदिर, और 85 मंदिर थे, लेकिन अब मात्र 22 बचे हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। चलिए, शामिल नहीं है। तो इसमें भीमबेटका खजुराहो 1986, भीमबेटका 2003, सांची का स्तूप 1989। तो मांडू का महल इसमें शामिल नहीं। ऑप्शन आंसर हो जाएगा मांडू का महल। धार के किले का निर्माण किसने कराया था? तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 33। देखिए 33 की अगर बात करें, होशंग शाह का मकबरा। ये होशंगाबाद नहीं है दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। ये है होशंग शाह का मकबरा में स्थित है। तो ये मांडू में स्थित है। कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। चलिए, मालवा का लोकनाट्य है। मालवा का लोकनाट्य कहाँ है दोस्तों? तो मालवा का लोकनाट्य क्या है? माछ। क्या है दोस्तों? माछ। कलगी तुर्रा जो है वो निमाड़ का है। चलिए नेक्स्ट, विदेशीय गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो ये बघेल खंड में गाया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशीय गायन होता है। विदेशीय गायन का मतलब होता है कोई अगर विदेश चला जाता है तो उसके लिए जो गाए जाते हैं वो विदेशीय गायन कहलाते हैं। तो विदेशीय गायन बघेल खंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अखिल भारतीय कालिदास समारोह में आयोजित किया जाता है। तो कालिदास मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं और ये विक्रमादित्य गुप्त काल के विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। 3री-4थी शताब्दी में ये रहे हैं और इन्होंने नाटक और रचना लिखे हैं। विक्रमादित्य के दरबार में थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, ये सभी इनकी रचनाएं। अगला देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर कहाँ है दोस्तों? क्या होगा? उज्जैन से संबंधित है ये कालिदास। तो कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 37। देखिए, प्रसिद्ध सास बहू मंदिर किस शहर में स्थापित है? तो सास बहू का मंदिर किलों के रत्न, किलों का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर, किलों का रत्न, पूर्व का जिब्राल्टर जिसे कहा जाता है, यानी कि ग्वालियर का किला उसमें पाया जाता है, उसमें स्थित है।
सास बहू का मंदिर। और इसका निर्माण, ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में राजा सूरसेन द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? सूरसेन के द्वारा करवाया गया। तो ग्वालियर का किला सूरसेन द्वारा बनवाया गया। तो सास बहू का मंदिर किस किले में है? ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर। अगला प्रश्न, चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं चंदेरी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो सभी जानती हैं चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे करते हैं हम इसको। देखिए, तो चंदेरी जिसके लिए प्रसिद्ध है उसमें ये आता है साड़ी उत्पादन। साड़ी के लिए, जैसे बनारस की साड़ी होती है वैसे ही चंदेरी की साड़ियाँ हैं। चलिए, गौंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। गौंड जनजाति बूढ़ा देव भी होते हैं, ठाकुर देव भी होते हैं, दूल्हा देव भी होते हैं, ये सभी इनके देवता हैं। गौंड जनजाति, गौंड का मतलब होता है, गौंड कौंड शब्द से बना है। कौंड तो तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़, यानी कि पहाड़ पर रहने वाली जो जनजाति है उसको हम गौंड कहते हैं। तो नर्मदा के दोनों किनारे ये जनजाति रहती है, यानी कि इस क्षेत्र में ये जनजाति आपको मिल जाएगी। इनमें एक विवाह चलता है जिसको दूध लौटावा विवाह कहते हैं। दूध लौटावा, और दूध लौटावा जो विवाह होता है उसमें बुआ और मामा की लड़की से, बुआ या मामा की लड़की से शादी करना, विवाह करना शुभ माना जाता है। इनमें एक घोटुल प्रथा भी चलती है। घोटुल प्रथा जिसमें युवाओं और युवतियों को दोनों को यौन शिक्षा दी जाती है, यानी कि शादी से पहले इनको एक साथ रखा जाता है जिससे ये यौन शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि आज के समय में जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, लिव इन रिलेशनशिप, उसी टाइप का इनका घोटुल प्रथा चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? तो भगोरिया मेला पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगता है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप जानते हैं जो जनजाति पाई जाती है वो होती है भील, और भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील है। कौन सी है? भील सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर इस क्षेत्र में ये मिलती है। और अगर बात करें तो भगोरिया मेला भील जनजाति से संबंधित है, और ये जो मेला है वो कब लगता है? ये होली के मौके पर लगता है। होली से 7 दिन पहले लगता है। एक से 3 चरण होते हैं। एक होता है गुलालिया हाट, गुलालिया हाट जिसमें युवक युवतियां एक दूसरे गुलाल लगाते हैं। अगर एक व्यक्ति ने गुलाल लगा दिया और सामने वाले दूसरे व्यक्ति ने गुलाल लगा दिया है तो उन दोनों की शादी हो जाती है। अगर एक ने गुलाल लगा दिया और दूसरे ने गुलाल साफ कर दिया तो वो शादी नहीं होती है, यानी कि वो उसको पसंद नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ गुलालिया हाट। दूसरा भगोरिया हाट कहते हैं, दूसरा चरण भगोरिया हाट, जिसको गोल गधेड़ा भी कहते हैं। भगोरिया हाट गोल गधेड़ा भी कहा जाता है। इसमें युवतियां युवकों को गोल घेरे में घेर कर खड़ी हो जाती हैं, और जिसको जो पसंद है वो साथ में चले जाते हैं, गोल घेरे से भाग जाते हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। और तीसरा होता है उजाड़िया हाट। उजाड़िया हाट में लोग अपने सामान की, यानी कि जरूरत के सामान की वस्तुएं खरीद के हाट को उजाड़ देते हैं, यानी कि हाट खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उजड़ जाती है। चलिए, तो भील जनजाति संबंधित भगोरिया मेला है और ये पश्चिम मध्य प्रदेश में लगता है। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं मध्य प्रदेश को जनजातीय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1,53,00,000 आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। और ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 21.1% है, इसलिए मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी में, यानी कि जनजातीय जनसंख्या की पाई जाती है, एसटी की पाई जाती है। चलिए, गौंड जनजाति से दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, किससे? विवाह से। किससे है? विवाह से।
अगला प्रश्न देखते हैं। 42 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे और टोटल इसमें 50 क्वेश्चन 42 हो गए हैं। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब 43वें क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में 1946 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, पहला विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी कि सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है हमारा मध्य प्रदेश का वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और 1946 में ये सागर जिले में बनाया गया और ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश के वहाँ स्थित है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जलप्रपात है, यानी कि रीवा जिले, रीवा में है। और रीवा जिला आंवला के लिए भी जाना जाता है। आंवला अनुसंधान संस्थान है, आंवला अनुसंधान संस्थान है। साथ में चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई, 1957 में। और कहाँ पर की गई? ग्वालियर में। ये एशिया की सबसे बड़ी फिजिकल यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी फिजिकल यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 पर ध्यान लगाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से जिले की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो जिले की सर्वाधिक जनसंख्या, किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो आप जानते हैं कौन से जिले में, बताइए। तो सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 72% के लगभग ग्रामीण है और लगभग 28% से ही कम, लगभग 28, लगभग बोल रहे हैं हम लोग, 28 से भी कम शहरी जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो रीवा जिले में, रीवा जिले में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जिसमें हुई है उसका नाम है, बताइए क्या है? इंदौर। क्या है? इंदौर। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपको बताया था 21.1% है। कितना है दोस्तों? 21.1% है। अगला प्रश्न लगाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं और हम लोगों ने 43 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आखिरी 2 क्वेश्चन बड़े सिंपल से। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी। अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो उमा भारती। कौन है दोस्तों? उमा भारती। चलिए उमा भारती। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं दोस्तों? 29। कितने हैं दोस्तों? 29। 29 लोकसभा क्षेत्र है। और 29 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश या पूरे भारत की बात करें तो टोटल अधिकतम जो संख्या हो सकती है लोकसभा सदस्यों की वो कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या की अगर बात करें तो अधिकतम संख्या हो सकती है मध्य प्रदेश मतलब पूरे भारत में 552 लोकसभा सीटों की, लेकिन भरी कितनी जाती है? 545 सीटें। मध्य प्रदेश में टोटल है 29, इनमें से 4 एससी के लिए रिजर्व हैं और 6 एसटी के लिए रिजर्व है। 4 जो एसटी के लिए रिजर्व हैं, एससी के लिए रिजर्व है वो कौन सी हैं? 4 एससी के लिए एक भिंड है,
एक टीकमगढ़ है दोस्तों, एक देवास है और एक है उज्जैन। और एसटी के लिए रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। यानी कि रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल ये लोकसभा सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। एसटी की जनसंख्या यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, यानी कि आदिवासी लोगों के लिए। और जो भी 4 सीटें हैं एससी के लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। इस प्रकार हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये टेस्ट हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सीरीज मिलती रहेगी टेस्टों की और ऐसे ही इसका फ़ायदा उठाते रहिए। अभी तो मध्य प्रदेश के टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद में हम लोग पॉलिटी के टेस्ट आपको लेके आएंगे, उसके बाद में आपको साइंस के लेके आएंगे और इसी प्रकार आप लोगों को के पास पहुंचाते रहेंगे और आप इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।